नमस्कार, मैं हूं शारिक खान। 5 की बात में आपका स्वागत है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का जबरदस्त विरोध वृंदावन में देखा जा रहा है। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर राज्य सरकार बांके बिहारी कॉरिडोर बनाना चाहती। बांके बिहारी मंदिर के आसपास 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करेगी राज्य सरकार। 5 एकड़ में 300 मंदिर घर शामिल हैं, जहां सैकड़ों साल से लोग रहते आए हैं। कॉरिडोर बनने से 300 भवन गिराए जाएंगे। जिन भवनों को गिराया जाएगा उनमें रहने वाले लोगों का विरोध 2 दिन से चल रहा है। वृंदावन के बाजार बंद हैं। लोगों ने मुख्यमंत्री को खून से खत लिखा है। स्थानीय लोगों का कहना है भवनों में कई मंदिर भी हैं जिनके तोड़े जाने से आस्था को आघात पहुंचेगा। साथ ही जो दुकान वहां पर हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उन्हें लगता है कि उनका रोजगार छिन जाएगा। बचपन से जन्म मरम सब हमारा यहाँ भयो। हमें वो 2-4 साल कट जाती है, हमारे जीवन पार है जाता यहाँ। हम कहाँ जाएंगे बताओ तुम। ऐसे बुलडोजर हमारे मकान पर चलाएंगे तो जाते हमें जहर दे के मार दें तो हम छुट्टी है। हम वैसे बीमार हैं, हम तो वैसे मरना चाह रहे हैं। जहर दे दे तो थोड़ा मर जाए। योगी और मोदी दोनों हमें मार दें, हम चले जाएंगे। जाते इकट्ठे भेज दे हमें। जीवन है को भैया, हमें न रहते रहते हम कहाँ जाए तुम बताओ, कहाँ जाए बताओ तुम। ये मेरी जो मैं इस पीढ़ी में हूँ 14वीं पीढ़ी है। 14वीं पीढ़ी? हाँ जी। आगे आने वाली ये 15वीं पीढ़ी मेरे बच्चे हैं। पीढ़ियों से चला आ रहा है। 560 वर्ष पहले से राधा वल्लभ जी की स्थापना है, तभी से हम लोगों के ये मकान हैं। मुआवजे में लाख रुपया भी मगर मीटर देंगे तो हम अपनी जगह नहीं छोड़ सकेंगे, चाहे हमारे प्राणी क्यों न चले जाए। ये ब्रज की भूमि है, ठाकुर की भूमि है। ठाकुर सबके हृदय में विराजमान है। जब इस भूमि को नष्ट कर देंगे तो ठाकुर को हृदय से निकाल लेंगे। जब ठाकुर ही नहीं रहेगा तो जिएंगे किसके लिए? जब हमको भगवान से अलग कर दिया जाएगा तो ये जीवन तो भगवान के लिए है। भगवान से अलग होके फिर जिएंगे किस लिए? ऐसे पाले में जानू भगवान जाने। अब भी भगवान रक्षा कर लो मेरी, बस बेटा मेरे तो कछु ना है। बस जिये में तो स्थान ना है। अरे तुम्हें जगह चौड़ी करनी है तो जगह थोड़ी जगह, सब जगह तो चौड़ी कर लो। किसी को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? क्यों पहुंचा रहे हो? किसी को नुकसान नहीं। सब भगवान ब्रजवासी है। राधा रानी को धाम है यहाँ। राधा रानी ने रास रचाई है। अब भी राधा रानी मौजूद है सेवा कुंज में। देखो सेवा कुंज में अब भी निधवन में सत्य है को है यहाँ। झूठ पाप को ना है, सत्य है यहाँ। वो नहीं है, अनर्थ नहीं होना चाहिए। बस ब्रज है जी। बहुत तकलीफ है बेटा, बहुत तकलीफ। हम कहाँ जाएंगे? हम 75-76 साल की उम्र है आई बेटा। 2-3 कम 80 साल के है आई। हम कहाँ जाएंगे बेटा? हमारे हाथ पैर से चला नहीं जाता है, फिरा नहीं जाता है, कुछ नहीं होता है बेटा हम पे। सौरभ शुक्ला है जो इस वक्त वृंदावन में मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। सौरभ, अभी जो आपने इंटरव्यूज भेजे थे वो अभी हमने दर्शकों को दिखाए। उनकी आंखें नम हैं और आवाज में दर्द है। क्या यह दर्द राज्य सरकार तक नहीं पहुंचा? देखिए, राज्य सरकार तक पहुंचा है, इसलिए राज्य सरकार अभी कुछ बोल नहीं रही क्योंकि मामला सब जुडिशियल हो गया। सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया मामला। हाई कोर्ट में पहले ही मामला चल रहा है। देखिए, राज्य सरकार का एक तर्क है। मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ कि आपको ये जो गलियां हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन गली है जो मंदिर की तरफ जाती है और ये छोटी 15 फुट चौड़ी रोड है। इसको लेकर के सबसे पहले यहाँ के रहने वाले श्रद्धालु हैं अनंत शर्मा, वो हाई कोर्ट गए थे। उन्होंने कहा कि बांके बिहारी मंदिर में बहुत भीड़ हो जाती है और लोगों को दर्शन करने में समस्या होती है, मीलों की लाइन लग जाती है और जन्माष्टमी में कुछ लोगों की मौत भी हो गई दम घुटने से। मंदिर के अंदर भगदड़ हो गई। ऐसे में मंदिर के आसपास चौड़ीकरण होना चाहिए ताकि भक्तों को सहूलियत हो दर्शन करने के लिए। तो ये याचिका हाईकोर्ट में लगी और हाईकोर्ट ने कई तारीखों के बाद एक रिटायर्ड जज को यहाँ भेजा कि वो जाकर के मुआयना करके आए और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दें। तो जज साहब जो रिटायर्ड, उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी और उन्होंने बताया कि देखिए, यहाँ पर चौड़ी सड़कें नहीं हैं, गलियां हैं, और लेकिन जो कमेटी है मंदिर की समिति है वो भी भंग है और मथुरा मुंसिफ है, उसको देखते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि राज्य सरकार इसका सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण करना चाहती है। राज्य सरकार के पास एक प्रपोज प्लान है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश किया शारिक राज्य सरकार को कि वो बताएं कि उनका रोड मैप क्या है। उसको लेकर के
डीएम ने 8 सदस्यीय कमेटी बनाई और उन्होंने पूरा मुआयना करके रिपोर्ट आज कोर्ट में सबमिट कर दी है, जिसमें बताया है कि लगभग 5 एकड़ की जमीन उनको चाहिए आसपास, जिसमें 300 दुकान घर आ जाएंगे। तो ये दुकान जो आसपास देख रहे हैं, ये सब घर जो है वो सौंदर्यीकरण या जो कॉरिडोर बनेगा तो उसमें आ जाएंगी। पहले तो सौरभ से समझते हैं। सौरभ, ये बताइए, आप मथुरा में हैं इस वक्त, जो अनंत शर्मा है, जो पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, उसका क्या अपडेट है? देखिए, अनंत शर्मा एक श्रद्धालु के तौर पर उन्होंने एक कोर्ट गए थे। कोर्ट में उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि जिस तरीके से जन्माष्टमी के दिन 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और भीड़ दिखाकर उन्होंने फोटो वगैरह लगाए थे, उसमें ये कहा था कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कि यहाँ पर जिस तरीके से योगी और मोदी सरकार ने काशी में निर्माण किया, एक भव्य कॉरिडोर बनाया, उस तरीके का यहाँ पर बनना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो बासिंदे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनका कहना है कि जो वृंदावन की जो गली हैं वो कुंज गलियां हैं, यहाँ पर भगवान खेले थे, यहाँ पर राधा रानी ने रास किए थे, तो उनकी पहचान ही जो है वो वृंदावन की कुंज गलियों से है। उसको लेकर यहाँ पर ये विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर आप कॉरिडोर बनाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें 300 मकान, दुकानें और जो पुराने मंदिर हैं उनको भी चिन्हित किया गया है। तो ये बताइए, इस पूरे मामले पे जब बात करें, जिलाधिकारी तो बात करने को तैयार नहीं है, जो नगर आयुक्त हैं, सरकारी महकमा बात करने को तैयार नहीं है, लोगों से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं कि उनको समझाने की कोशिश की जाए, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि उनका कहना है कि ये मामला कोर्ट जा चुका है, अब उनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि कोर्ट ने उनसे रिपोर्ट मांगी थी, कोर्ट में उन्होंने दे दिया। अगर कुछ बोलेंगे तो कोर्ट कहीं उनकी खिंचाई ना कर दे कि आप बीच में क्यों बोले, क्या है। हम तो आपसे रिपोर्ट ही मांग रहे हैं ना, कि लोगों के हित चाहते हैं। उनका कहना ये है, क्योंकि लोग वाग यहाँ के जो बचपन उनका बीता है, यहाँ खेले हैं या कूदे हैं, क्योंकि पहचानी कुंज गलियों से, तो वो नहीं चाहते कि यहाँ पर बने। मुआवजा भी नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई चाहता है। मुआवजा चाहते हो? ये मुआवजा नहीं चाहते। मुआवजा देगी सरकार, 4 गुना 5 गुना मुआवजा देगी, जितना आपका मार्केट रेट है उसका कई गुना मुआवजा मिलता है, तो संतुष्ट क्यों नहीं है? इससे दुकान आप बड़ी कर सकते हैं, अच्छी दुकान कर सकते हैं, अच्छी जगह खोल सकते हैं, सरकार अच्छा मुआवजा देगी आपको। सरकार ने दिया भी है, चाहे काशी विश्वनाथ में हो या अयोध्या में लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन काशी विश्वनाथ जब कॉरिडोर बना तो लोगों को अच्छा खासा मुआवजा मिला है। देखो, मुआवजे के बाद हम दूसरी दुकान तो ले लेंगे, पर यहाँ की जो कुंज गलियाँ हैं, यहाँ की जो प्राचीनता है, वो दोबारा नहीं आ पाएगी। क्योंकि वृंदावन जो जाना जाता है, वृंदावन, वृंदा के साथ वन, वृंदावन जो जाना जाता है इसी से जाना जाता है। यहाँ की जो कुंज गलियाँ प्राचीनता है, अब आप कॉरिडोर बना देंगे, जो प्राचीनता कुंज गलियाँ खत्म हो जाएंगी। बड़े बड़े जगह, बड़े बड़े गार्डन, बड़े बड़े मॉल तो बाहर शहरों में भी है। वृंदावन अन्य मॉल देखने और जगह मानेंगे कि नहीं? मुआवजे के बाद मानेंगे कि नहीं आप लोग? नहीं, मुआवजा हमें चाहिए ही नहीं हमको तो। अब बात यही कि सबसे बड़ी चुनौती शारिक यही है कि सरकार इनको संतुष्ट कैसे करेगी। देखिए, जो योगी सरकार है, जाहिर सी बात है वो धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर आगे चलते हैं, तो उनके लिए चुनौती होगी कि जो सेवक हैं, यहाँ के बाकी बिहारी मंदिर के सेवक हैं और पुजारी हैं, उनको संतोष करना, क्योंकि वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। शारिक, शुक्रिया सौरभ आपका इस पूरी बातचीत के लिए और इसके पूरे बैकग्राउंड को बताने के लिए आपका। हमारे साथ अमित गौतम भी हैं, जो अध्यक्ष हैं बांके बिहारी मार्केट एसोसिएशन का। पहले उनके पास अब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अमित गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल यही था, आस्था और रोजगार, ये 2 मुद्दे हैं जिसकी वजह से लोग सड़कों पर मौजूद हैं। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि आस्था और व्यापार, सबसे पहले हम ब्रज के ब्रजवासी हैं, पहले हमारे लिए आस्था है, बाद में व्यापार। लेकिन ये जो कॉरिडोर रूप में एक तलवार लटकाई जा रही है ब्रजवासियों के ऊपर, ब्रज के अस्तित्व के ऊपर, ब्रज के पौराणिक छवि के ऊपर, इस चीज को प्रशासन, सरकार थोड़ा सा इस पे यह ध्यान दे कि वृक्ष की जो कुंज गली है, वृक्ष की जो लता पताएं हैं, वृक्ष की जो कुंज हैं, निकुंज हैं, यह सब तहस नहस करके सभी पूरा की पूरा एक बड़ा मैदान संगे मरमर का बनाकर पूरा की पूरा तैयार सरकार द्वारा जो योजना जो लेकर आ रहे हैं, इसका विरोध, बस यही विरोध है कि वृंदावन के पौराणिक छवि को नष्ट कर एक बड़ा एक सेल्फी पॉइंट बनाना चाहते हैं। इस चीज को ब्रजवासी नहीं सहन कर पाएंगे, क्योंकि आप मंदिर को तोड़कर, आप तोड़ तो सकते हैं, लेकिन वह जो पुराने मंदिर है उनको दोबारा नहीं बना सकते। जी गौतम साहब, एक सवाल अब रोजगार से जुड़ा है, उस पर करते हैं। वहां पर कितनी दुकानें हैं और कितने लोग हैं जिनकी आजीविका या फिर जिनका परिवार उस पर निर्भर है, और उसके लिए क्या कुछ आपको विकल्प दिया गया है? जी, अभी तक विकल्प तो यहाँ कोई भी नहीं है, कुछ भी विकल्प सरकार द्वारा नहीं आया है।
और लगभग मान के चले 400 दुकानें हैं और 340 लगभग भवन हैं, घर हैं लोगों के, जो कि इस सभी परकर के अंदर आ रहे हैं। तो व्यापार तो जाएगा ही जाएगा, साथ में लोगों के जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाले जो रहते चले आए हैं उनका आसियाना भी जाएगा। गौतम साहब, एक समस्या और है कि सदियों से लोग वहां रह रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनके पास उन भवनों की कोई कागजात नहीं है। तो ऐसे में जब मुआवजा बंट रहा होगा तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी खुद को साबित करना कि हाँ, हम भी हकदार हैं। देखिए, जो जिस समय बांके बिहारी मंदिर बना था तो यह राजा रतन सिंह का एक बगीचा हुआ करता था, जिसमें कि मंदिर में सेवायत जो थे उनके लिए छोटी छोटी जगहों पर उनका आवास बनाया गया था और वही धीरे धीरे परवार करके बड़े होते चले गए। और भवनों की आप कागजों की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं खुद में हूँ, लगभग 300 साल पुराना मेरे पास में वृंदावन का रिकॉर्ड है। और हमारे जो पूज्य दादाजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, परदादा और जितनी भी पीढ़ियां थी मेरी वृंदावन की रहवासी हैं। और मेरे जैसे एक ही नहीं, यहाँ पे सर्वाधिक ब्रजवासी मेरी तरह ही है, जो ब्रज के पुराने रहवासी हैं वृंदावन। गौतम साहब, एक सवाल और भी है कि सरकार का ये कहना है, जैसे हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखा, जो महाकाल का जो वहां पर भी इस तरह का ही सौंदर्यीकरण किया गया जिससे श्रद्धालुओं को आसानी हो वहां आने में। अगर ऐसा किया जाता है तो आपको नहीं लगता कि वहां पर लोग ज्यादा आएंगे तो रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे? क्या ये कहा जा सकता है? देखिए, मैं आप इस चीज पे एक बात को और कहना चाहूंगा जी। काशी को हम वृंदावन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए, काशी में जो गलियां थी, सकरी गलियां थी, उसको आप सकरी गलियां बोल सकते हैं, लेकिन वृंदावन की जो गलियां हैं वे कुंज गलियां हैं। जी। तो यहीं पे एक राज्य सरकार तो चाहती है, एक आरोप यह भी लग रहा है कि राज्य सरकार ने कहा कि हम जो वहां से जो चढ़ावा आता है उससे इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा। तो एक आरोप आप लोग ये भी लगा रहे हैं कि जो वहां पर जो जमा है पैसा, उस पर कब्जे के लिए भी उनकी कोशिश है, उस पर है नजर। इसका आधार बताइए। देखिए, इनडायरेक्टली तो यही कहूंगा मैं कि काशी और वृंदावन की जो सरकार या प्रशासन जो भी करना चाह रहा है, यहाँ पर जो हेरिटेज सिटी है उसको टूरिज्म में कन्वर्ट करना चाह रहा है। जैसे कि पहले काशी में लोग जाया करते थे, भगवान को स्पर्श भी किया करते थे, भगवान का जलाभिषेक भी किया करते थे, रुद्राभिषेक भी किया करते थे, लेकिन अब वहां पर पूरा की पूरा कॉमर्शलाइजेशन हो गया है। कि अभी हम लोगों की कुछ टीम अभी बनारस काशी भी होके आई थी, तो वहां के जैसे कि कोई भी दर्शन करने जा रहा है तो एक लाइन फ्री और उसमें एक 300 रुपए पर व्यक्ति की भी लाइन देगी। और वही सिस्टम यह वृंदावन के अंदर, बांके बिहारी के अंदर लाना चाह रहे हैं, जो कि डायरेक्ट एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की योजना बनानी जा रही है इनके थ्रू। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन के लिए भी टिकट लगा दिया जो मंजूर नहीं है, क्योंकि इसका हक सबको है। सबको हक है, और यह तो हक चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे कोई भी हो, किसी से शुल्क लेकर हम अपने आराध्य के दर्शन करा रहे हैं तो हम अपने आराध्य को की बिक्री कर रहे हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहीं भी नहीं है कि किसी से हम शुल्क लें और उस शुल्क के नाम पर बोले कि इस शुल्क में आपका पुजारी का भी खर्चा है, आपका पूजन का भी है और आपका प्रसाद का भी है। तो यह एक हिंदू मतलब हिंदुओं की आस्था पर एक बहुत बड़ा ठेस भी पहुंचती है इन चीजों से। गौतम साहब, एक सवाल और था कि अभी हमने कुछ जो वहां की माताएं हैं उनका इंटरव्यू भी दिखाया, जो सौरभ शुक्ला ने बात किया। उन्होंने कहा कि बेटा, हम सदियों से यहाँ रहते आए हैं, हमारी मौत हो जाए तो फिर ये कर लें या फिर हमारे ऊपर से बुलडोजर ले जाएं। ये है वहां के लोगों की भावना। लेकिन मेरा सवाल यही है कि अब आपको क्या रास्ता नजर आता है? क्योंकि अगर सरकार चाहती है वहां बनाना, तो क्या आपके लिए इस तरह का प्रोटेस्ट करके उसे रोक पाना आपको मुमकिन नजर आता है? देखिए, हमारी तरफ से क्राउड मैनेजमेंट स्कीम तैयार की गई है जी। अगर सरकार हमसे बात करे, हमारी सुने जी, तो इस चीज का विकल्प कॉरिडोर नहीं है, विकल्प और भी है। देखिए, तलवार का काम अगर सुई से हो सकता है तो ये डायरेक्ट तलवार से ही क्यों वार किया जा रहा है?
अगर शासन के अधिकारी या सरकार के कोई भी प्रतिनिधिमंडल अगर हमसे बात करे तो हमारे पास में स्कीम है जो आप बिना एक हथौड़ी लगाए भी पूरे मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप कॉरिडोर की बात कर रहे हैं कि हम देखिए, हम ब्रजवासी हैं, व्यापारी भी हैं। जो गली अगर आपको लगती है कि ज्यादा पतली है या सकरी है, हम लोगों से वार्ता करें, हम स्वेच्छा उस गली को चौड़ीकरण कराने का कार्य हम स्वयं करेंगे। अच्छा, मंदिर की बात आती है और कॉरिडोर का अगर आप उस पर प्रस्ताव रखते हैं, सरकार रखती है, तो सरकार को पहले यह देखना चाहिए कि जो मंदिर में जो स्पेस है उसका केवल 25% भाग यूज में लिया जा रहा है। पहले आप मंदिर के 75% एरिया को कवर करें, आप स्टेप बाय स्टेप चलें। आप यह नीति नहीं अपनाएं कि पहले बम डाल दो, मैदान कर दो, उसके बाद में कॉरिडोर बना दो, जिससे कुंज गलियां भी गई, लता पताएं भी गई, सब की सब तहस नहस हो जाए, जिससे कि वृंदावन का अस्तित्व खत्म हो जाए। जो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वह पीढ़ी भी ढूंढती रह जाए कौन सी कुंज गली कहाँ थी, भगवान ने चीर हरण कहाँ किया था, भगवान ने कुंज गली, दान गली, मान गली, भगवान ने माखन चोर लीला कहाँ करी थी। तो उस चीज को, अस्तित्व को खत्म करने का कार्य यह प्रशासन, यह सरकार करने को बाध्य हो रही है। जी, बहुत संक्षेप में जाते जाते, आपने ये सारे जो अपने प्लान्स थे वो आप लोगों ने एक मीटिंग वहां के सांसद हेमा मालिनी से भी की थी, वहां से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया आपको? संक्षेप देखिए, माननीय सांसद जी से हमारे प्रतिनिधिमंडल ने मीटिंग की थी, बैठक की थी, तो उसमें कोई भी हमें ऐसा कोई भी रिप्लाई नहीं मिला जिससे हम लोग संतुष्ट हों। उनका कहना है कि हम 5 एकड़ में पूरा कॉरिडोर का विस्तार करेंगे जिससे विदेशी पर्यटकों का बढ़ावा होगा। लेकिन एक बात और उन्होंने मुझसे कही थी और हमारे लोगों से कही थी कि बिना किसी कुंज गलियों को तोड़े, बिना किसी कुंज निकुंज वन किसी को तोड़े हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे। जब पूरा क्षेत्र ही कुंज गली का है तो मैं माननीय सांसद जी से पूछना चाहूंगा, जो 5 एकड़ का एरिया है वह क्या आप बंबई से लेके आएंगे या कहां से लेके आएंगे? जी, आपने हमसे बात की गौतम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बातें रखी हैं, सरकार के अपने तर्क हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि वृंदावन में जो कॉरिडोर बनाने का फैसला राज्य सरकार ने किया है उसको लेकर वहाँ विरोध चरम पर है। 2 दिनों से वहाँ बाजार बंद है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार और भी दूसरी बहुत सारी खबरें हैं, बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी ने रजामंदी जताई। इस फैसले की जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नड्डा की अगुवाई में संगठन और मजबूत हुआ है और बीजेपी ने कई राज्यों में जीत दर्ज की। शाह ने कहा कि गोवा और गुजरात में लगातार एक बड़ी कामयाबी हमें मिली। तो एक तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे हुआ वैसे ही। उनका कार्यकाल करीब 2 साल से ज्यादा वक्त के लिए, 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी जून 2024 तक। 2024 का लोकसभा चुनाव अब उनकी ही अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। ऐसे में कल भी जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों और बाकी नेताओं के साथ बैठक की थी और ये कहा था कि इस बार हमें कोई भी चुनाव नहीं हारना, क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। रवीश रंजन शुक्ला है इस वक्त हमारे साथ। रवीश, जैसी उम्मीद की जा रही थी और कल से जैसा आप खबर रिपोर्ट भी कर रहे थे
कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 तक बढ़ाया जाएगा, हुआ कुछ वैसा ही? जी बिल्कुल शारिक, हम सारे लोगों को उम्मीद थी कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्रदेश संगठन के चुनाव नहीं हुए थे और जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है कि 50 से ज़्यादा जो प्रदेश संगठन के चुनाव हैं वो जब तक नहीं होते हैं तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर शारिक ये है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है। जो प्रधानमंत्री का समापन भाषण था वो भी खत्म हो चुकी है और कभी भी अब यहाँ से प्रधानमंत्री जो है वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आज की कार्यकारिणी में अभी जो प्रधानमंत्री ने संबोधित किया राष्ट्रीय पदाधिकारियों को और जो पदाधिकारी थे उनको, उनमें कौन कौन मुद्दों पर उन्होंने एड्रेस किया है, क्या क्या कहा, इसकी अभी सूचना थोड़ी देर के बाद में मिलेगी। लेकिन अमित शाह जो है अचानक मीडिया से मुखातिब हुए बाहर निकले और उन्होंने ये कहा कि आज जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया है। चूँकि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अभी तक 100 से ज़्यादा चुनाव हुए हैं, जिसमें से 73 चुनाव जो है वो जेपी नड्डा के नेतृत्व में जीता गया। तो इसी के चलते जो है वो संगठन तौर पर उन्होंने तमाम सारे राज्यों के नाम गिनवाए, कई सारे चुनाव का जिक्र किया, गुजरात चुनाव का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के चुनाव का जिक्र किया, गोवा की हैट्रिक की बात की और ये कहा कि अभी तक जो उनका संगठनात्मक नेतृत्व रहा है उसके वजह से जो है ये सारे चुनाव जीते हैं। और इसी के चलते आज राजनाथ सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा और उस पर ध्वनिमति से जो है वो अनुमोदन किया गया कि जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो जून 2024 तक बढ़ाया जाएगा। वो शारिक इसलिए भी था क्योंकि अभी तक जेपी नड्डा पिछले 3 साल में, हालांकि अमित शाह ने तो ये कहा कि कोविड के वजह से संगठन के चुनाव नहीं हो पाए और इसके वजह से जो है वो जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से 3 साल से लगातार वो हैं और इस साल 9 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं, अगले साल 2024 का चुनाव है, तो ऐसे में किसी नए अध्यक्ष को लेकर आना, फिर वो समझता संगठन के बारे में, तो उससे कहीं ना कहीं एक चुनाव की तैयारियां प्रभावित होती। तो शायद इसीलिए जो है वो जेपी नड्डा को सेवा विस्तार दिया गया और ये कहा गया कि 2024 में जेपी नड्डा के संगठनात्मक नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो अब खत्म हो चुकी है। जो भाषण है नरेंद्र मोदी का वो हो चुका है। कभी भी अब देखिए हलचल बढ़ गई है जो यहाँ के, और कभी भी किसी भी वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल सकते हैं। अभी आप देखिए कि जो उनका भाषण है वो तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 45 मिनट उनका भाषण चला है। अभी थोड़ी देर के बाद में उसकी जानकारी हम लोगों के पास में आएगी कि उस भाषण का मुख्य बिंदु क्या था, क्योंकि उसका जो मुख्य बिंदु उस समापन भाषण में जो बातें प्रधानमंत्री ने कही है वो एक बड़ा संदेश जो है वो लाखों बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए रहेगा और कहीं ना कहीं इनके भाषण के बाद से बीजेपी की एक टोन भी सेट होगी कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अभी मैं 2 दिन से इस पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को कवर कर रहा हूं, इसमें मुझे लग रहा है कि 3-4 चीजें बिल्कुल साफ है। आज जो है खुद विदेश मंत्री जो जयशंकर हैं उन्होंने इसी कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में G20 को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी और ये कहा कि इस साल G20 का चूंकि अध्यक्ष है भारत, तो एक वैश्विक ताकत उसकी बढ़ रही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 50 जगहों पर 200 से ज्यादा कार्यक्रम G20 को लेकर किए जाएंगे। यानी संदेश साफ है कार्यकर्ताओं को कि कैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक ताकत बढ़ी है भारत की, इसका प्रचार प्रसार वो आम लोगों में करें। दूसरी जो बात थी वो गरीब कल्याण योजना के बारे में तमाम सारी बातें कही गई। ये भी कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है कि जिस तरीके से मुफ्त राशन बांटा गया, गरीब कल्याण की योजनाओं का जिक्र किया, एकलव्य योजना का जिक्र किया, छात्रवृत्ति का जिक्र किया गया, तो ये है कि आम जनता के बीच में ये पहुंचाएं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के आने के बाद में गरीबों के लिए काम किए गए। तीसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है इस पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की वो ये है कि जिस तरीके से पहले भी बीजेपी के तमाम सारे नेता कहते रहे कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, तो आप देखिए उसकी झलक भी यहाँ मिलती है कि विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर का यहाँ पे चित्र बनाया गया है, पोस्टर उसके रखे गए हैं। तो एक सांस्कृतिक विरासत को ये दिखाया जाना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से सांस्कृतिक विरासत जो है वो सहेज कर रखा गया है और उसे बढ़ाने में, उसको बड़ा करने में उनका किस तरीके से प्रमुख रोल है। इसका संदेश भी जो है वो आम जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो लोगों के बीच में पहुंचाए।
आर्थिक नीति का जिक्र किया गया कि आर्थिक नीति जो है वो किस तरीके से इसमें वैश्विक मंदी के दौर में भी ये दिखाया गया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजों का जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी निकल सकते हैं और उन्होंने समापन भाषण में क्या कहा ये उस पर भी रहेगी नजर, बिल्कुल स्पष्ट होगा और यही एक राजनीतिक संदेश कार्यकर्ताओं के बीच में जाएगा। शुक्रिया रवीश इस पूरी बातचीत के लिए। और प्रधानमंत्री ने अपने 45 मिनट के संबोधन में क्या कुछ रखा, क्या रोड मैप अपने नेताओं के सामने रखा, किस तरह से 2024 और बाकी चुनावों में आगे बढ़ना है, वो खबर भी जब हम तक आएगी तो हम आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे एनडीएमसी के वहां से दिखा रहे हैं जहां कार्यकारिणी की बैठक 2 दिनों की चल रही थी। इसमें आप विदेश मंत्री एस जयशंकर को देख रहे हैं, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री भी जाते हुए यानी वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने करीब 45 मिनट तक वहां पर संबोधन दिया। उस संबोधन में क्या हुआ इसको लेकर भी अभी ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो बीजेपी के सारे बड़े नेता, मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, सब यहां से निकलकर अब अपने अपने घरों को जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस 2 दिन की बैठक में कई सारी अहम बातें सामने आई। इसमें सबसे अहम यह था कि जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया, यानी उनकी अगुवाई में ही अब लोकसभा का चुनाव उनकी अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में कल बात करते हुए उन्होंने पदाधिकारियों के साथ कहा था कि इस बार हमें कोई भी चुनाव नहीं हारना है। ये सीधी तस्वीरें उस हॉल की जहां पर आज समापन हुआ है बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। पीयूष गोयल को भी आप इसमें देख सकते हैं। कंझावड़ा केस में आरोपियों के खिलाफ धारा 370 यानी हत्या की धारा जोड़ दी गई है। कानूनी सलाह लेने के बाद हत्या का मामला दर्ज हुआ है। गृह मंत्रालय ने हत्या की धारा दर्ज करने को कहा था। मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, इस बात की मांग परिवार भी कर रहा था। देखिए शारिक, बिल्कुल परिवार ये बात शुरू से कह रहा था कि इस मामले में दिल्ली पुलिस कड़ी कार्रवाई करे और हत्या के तहत जो धारा 302 है उसके तहत केस को दर्ज करे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले साफ किया था कि इस मामले में कोई मोटिव नहीं है, कोई मकसद नहीं है, इसलिए हत्या का मामला नहीं बनता है। लेकिन जब गृह मंत्रालय ने आदेश दिया और कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस 302 यानी कि हत्या के तहत केस दर्ज करे, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कुछ लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह ली और सलाह लेने के बाद अब इसमें हत्या यानी 302 का मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस के पास सबसे बड़ा सबूत इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज है। जब हादसे के 2 मिनट बाद आरोपियों ने अपनी गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर देखा कि अंजलि फंसी हुई है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या आरोपी खुद को बचाने के लिए जानबूझकर अंजलि को गाड़ी के नीचे घसीटते रहे। और ऐसे में पुलिस का मानना यह है कि हत्या का मामला अब बनता है, क्योंकि आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए अंजलि की जान ले ली। अगर वो गाड़ी रोककर उसको निकाल देती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। तो एक बार ये जानकारी होने के बाद कि अंजलि गाड़ी के नीचे फंसी हुई है, उसके बाद भी आरोपी लगातार गाड़ी को चलाते रहे, जिससे उसकी मौत हो गई। तो अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ हत्या के तहत अपनी जांच करेगी और इस मामले में जो भी फॉरेंसिक सबूत हैं, सीसीटीवी कैमरों के फुटेज हैं, जो स्टेटमेंट हैं, उनको कोर्ट में मजबूती के साथ रखेगी ताकि ये जो मामला है ये कोर्ट में इसका ट्रायल ठीक से हो पाए। दूसरा, इस केस में जो 2 आरोपी हैं आशुतोष और अंकुश, जिन पर ये आरोप है कि उन्होंने जो है आरोपियों को बचाया और सबूत मिटाए, उनको कोर्ट से हालांकि बेल मिल गई है। अब हो सकता है कि दिल्ली पुलिस उनकी बेल कैंसिल करवाने के लिए कोर्ट में दोबारा से अर्जी दे। तो इस तरह से जो मामला था ये पहले लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया था, उसके बाद गैर इरादतन हत्या और अब हत्या में दर्ज कर लिया गया है। जी शुक्रिया मुकेश इस अपडेट के लिए। तो परिवार की यह मांग पुरानी थी। उनका कहना था कि आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज हो। गृह मंत्रालय ने इसके लिए कहा था, अब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया।
लश्कर तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी लिस्ट में शामिल किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस लिस्ट में किसी आतंकी का नाम तभी जोड़ा जाता है जब उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हो। इसमें शामिल होने वाले आतंकियों की संपत्ति फ्रीज कर दी जाती है, उनके यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है और उन्हें किसी भी तरह के हथियार मुहैया कराने पर रोक लगा दी जाती है। 68 साल का अब्दुल रहमान मक्की 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार है। हाफिज सईद जेल में है। पाकिस्तान की आतंक विरोधी अदालत ने उसे 30 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है। We welcome the decision of the UN Security Council's ISI and Al-Qaeda Sanctions Committee to list Lashkar-e-Taiba terrorist Abdul Rahman Makki, who is also the brother-in-law of LET leader Hafiz Saeed. Makki has occupied various leadership roles in the LET, including raising funds for the organization. Threats from terrorist organizations in the region remain high, and listings and sanctions by the UN Security Council are an effective tool to curb such threats and dismantle terror infrastructure in the region. India remains committed to pursuing a zero-tolerance approach to terrorism and will continue to press the international community to take credible, verifiable, and irreversible action against terrorism. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने दूसरी शादी कर ली है। उसने पाकिस्तान में अपना ठिकाना बदल लिया है और दूसरी शादी की खबर अब सामने आई। यह खुलासा किया खुद दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह पारकर ने, जो कि हसीना पारकर का बेटा है। एनआईए ने अंडरवर्ल्ड टेरर फंडिंग मामले में अली शाह से पूछताछ की थी, तब उसने ये जानकारी दी। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में अली शाह के बयान को एक गवाह के तौर पर रखा है। क्या है दाऊद का नया ठिकाना और कौन है उसकी दूसरी पत्नी, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा है। ये बार बार भारत दावा करता है, लेकिन पाकिस्तान उससे मना करता रहता है और लगातार अलग अलग तरह की जानकारियां दाऊद के बारे में आती रहती हैं। अब नई दो जानकारी उसके बारे में आई है, वो ये है कि दाऊद ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है और उसकी जो दूसरी पत्नी है वो पाकिस्तान के ही रहने वाले एक पठान परिवार से है। ये खुलासा खुद दाऊद के भांजे अली शाह पारकर ने किया है। अली शाह दाऊद की बहन हसीना पारकर का बेटा है और एनआईए ने पिछले साल अंडरवर्ल्ड टेरर फंडिंग के तहत एक मामला दर्ज किया था यूटीए के तहत। उसमें उसने अली शाह से पूछताछ की थी, तब अली शाह ने ये बातें बताई। अली शाह ने ये भी बताया कि दाऊद ने ये बताया है कि दूसरी शादी के लिए उसने अपनी पहली पत्नी महजबीन से तलाक ले लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और उसमें उतनी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा जो बातें बताई है अली शाह ने, वो उसने ये भी खुलासा किया है कि साल 2022 में ही उसकी मुलाकात दुबई में महजबीन से हुई थी, तब उसे ये सब बातें पता चली थी। और ये भी बताया कि दाऊद जो है खुद भारत में किसी संपर्क में सीधे नहीं रहता है, लेकिन उसकी पत्नी महजबीन जो है वो दाऊद के परिवार वालों से त्यौहार पर, पर्व पर, महत्वपूर्ण मौक़ों पर जरूर संपर्क करती है, उनका हालचाल लेती रहती है। एक और जो बड़ा उसका खुलासा अली शाह ने किया वो यह है कि दाऊद ने पाकिस्तान में अपना पुराना ठिकाना बदल लिया है। अब वो नए ठिकाने पर चला गया है। नया ठिकाना जो है वो कराची के पास अब्दुल गाजी बाबा दरगाह के पीछे रहीम फाकी के पास एक डिफेंस एरिया में है। बहरहाल ये जो नए खुलासे हुए हैं, इस बयान को एनआईए ने जो चार्जशीट दायर की है कोर्ट में, उसमें एक गवाह के तौर पर अली शाह के बयान को शामिल किया गया है। और इस पूरे मामले में फिलहाल 3 लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें कि छोटा शकील का साड़ू, सलीम फ्रूट, 2 और लोग हैं जिनके खिलाफ फिलहाल मुकदमा चल रहा है। मुंबई से कैमरामैन रविंद्र सुनील सिंह, NDTV इंडिया।